Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to start our new chapter. You may say that it's the first chapter of second year prose book of English. 20 minutes with Mrs. O'Canter. If we talk about its writer, so it was written by Frank Author. Frank Author was a civil servant. He was novelist as well and playwright. Novelist उस शख्स को कहा जाता है who writes novels, जो नॉवेल लिखे. So he was novelist as well as he was playwright. Playwright, the person who writes plays or dramas. Plays means dramas. So if we talk about his birth, so he was born in London in 1902. अब आप इमेजिन कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं इसके उस एरा के बारे में जो जिससे ये ताल्लुक़ रखता था. अगर हम बात करें इसके कैरेक्टर्स की और इसके सीन और टाइम की कि ये ड्रामा रिलेट क्या करता है और कहाँ से रिलेट करता है, इसके अंदर सीन क्या पेश किया गया है और इन एक्चुअल इसके अंदर किस तरह कहानी को बयान किया गया है. सो इट इज़ रिमेंबर फॉर यू that you should know about it. It's a melodrama. मेलोड्रामा वो ड्रामा होता है जिसके अंदर मेलोडी यूज़ की जाती है, एक धुन इस्तेमाल की जाती है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर कोई ख़ास डायलॉग आ जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सिचुएशन ऐसी चल रही है और उसमें सस्पेंस की बात आ गई या कहीं खौफ की बात आ गई, तो ड्रामा में उसी के अकॉर्डिंग म्यूज़िक पीछे से ऐड किया जाता है. बैकग्राउंड म्यूज़िक आप कह सकते हैं उसको. और इस ड्रामा में एक और जो हमें प्रोमिनेंट एलिमेंट नज़र आता है वो इसका सस्पेंस है. चूँकि फ्रैंक ऑथर नॉवेलिस्ट भी था, प्ले राइट भी था और इसको एक प्रोमिनेंट राइटर समझा जाता था. सो अगर हम इस ड्रामा की बात करें 20 मिनट्स विद मिसेस ओकांटर, सो इसमें जो नोटेबल थिंग है वो इसका सस्पेंस है. अगर मैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करूँ, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो लोग जो कि परफॉर्म करते हैं किसी भी तरह डायलॉग्स के ज़रिए या साइड कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं हम. फॉर एग्ज़ाम्पल इस ड्रामा की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमें 3 कैरेक्टर नज़र आते हैं, जिनमें से ये जो 2 कैरेक्टर हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शी का कैरेक्टर और ही का कैरेक्टर. और एक साइड कैरेक्टर इसमें जो हमें नज़र आता है वो पॉटर का है. ये पॉटर कौन है? पॉटर असल में उस शख्स को कहा जाता है हु कैरीज लगेज, जो सामान उठाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन की या अगर हम बात करें एयरपोर्ट की, तो वहाँ पर हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं जो मुसाफिरों का सामान उठाते हैं. मैं यहाँ पर एक हिंट देना चाहूँगा इस वर्ड को याद रखने के हवाले से. पॉटर से आप याद रख सकते हैं कि ये पॉर्ट, एयरपोर्ट पर भी पॉटर होते हैं, सी पोर्ट पर भी पॉटर होते हैं. तो सामान उठाने वाले जो होते हैं वो पॉटर कहलाते हैं. सही. अगर हम इसके सीन की बात करें, सो इस ड्रामा में बताया गया है कि अच्छा यहाँ पर एक बात और कि ये भी क्लियर कर लेना चाहिए कॉन्सेप्ट. वैसे तो हमने इसके अकॉर्डिंग बात की थी व्हेन वी वाज इन फर्स्ट ईयर एंड 2-1 एक्ट पे हम पढ़ लेते, तो वहाँ ड्रामा और प्ले की मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन पेश की थी आपके सामने. ड्रामा असल में उस स्टोरी को कहा जाता है विच इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, जो डायलॉग्स की फॉर्म में हमारे सामने होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ स्टोरी राइटिंग की, शॉर्ट स्टोरीज़ की या नावल की, सो उसके अंदर जो कहानी है ज़्यादातर वो डिस्क्रिप्शन में होती है और डायलॉग्स हमें कहीं कहीं नज़र आ जाते हैं. लेकिन हम अगर बात करें ड्रामा की, सो ड्रामा तो बेस ही उसको फॉर्म ही इस तरह किया जाता है कि एक तरफ करैक्टर्स होते हैं और दूसरी तरफ उनकी लाइंस लिखी होती हैं. सो सच टाइप ऑफ फॉर्म बिलोंग्स टू द जॉनरा विच इज़ कॉल्ड ड्रामा. सो ये मेलोड्रामा जिसके अंदर मेलोडी भी यूज़ की गई है. अगर सीन की हम बात करें, सो इसके अंदर जो हमें सीन दिखाया गया है वो है अ रेलवे वेटिंग रूम. रेलवे स्टेशन है और वहाँ पर एक वेटिंग रूम है जहाँ पर ये 2 कैरेक्टर्स बैठकर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं.
अगर टाइम की हम बात करें तो टाइम यहाँ पर जो हमें दिखाया गया है, जो एक मौसम दिखाया गया है, टाइम वैसे है इवनिंग का, लेकिन अ स्टॉर्मी विंटर्स इवनिंग, एक तूफ़ानी शाम है, बारिश का शोर सुनाई दे रहा है और तेज़ हवाओं की आवाज़ भी आ रही है, आंधी कह सकते हैं आप चलने की, और विंटर्स इवनिंग है ये, स्टॉर्मी विंटर्स इवनिंग। अब अगर हम इस रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम की बात करें तो उसके अंदर हमें जो नोटेबली जो चीज़ें नज़र आती हैं वो फायर वायर गैस फायर नज़र आती है, जो कि साइड वॉल के पास ही है। गैस लाइट भी नज़र आती है, ऊपर गैस लाइट भी लगी हुई है इसी वेटिंग रूम के अंदर, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और बिसाइड फायर एक चेयर भी हमें नज़र आती है। और बैक ऑफ द वॉल अगर हम बात करें, जिस तरह एक सीन क्रिएट किया जाता है ना स्टेज ड्रामाज में, कि मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एंट्रेंस रखा है, यहाँ पर एग्ज़िट रखा है और यहाँ पर कैरेक्टर्स आके परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ पर उन्होंने कोई खिड़की भी दे दी है, स्टेयर केस भी है कि ऊपर भी वो जा सकें। इस तरह एक सीन क्रिएट किया जाता है। इस तरह अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सीन जो क्रिएट किया गया है वो ये है कि ये चीज़ें उसमें नज़र आ रही हैं जो आमतौर पर एक ऐसे रेलवे स्टेशन की वेटिंग रूम में नज़र आती हैं जो कि पुराना हो, जो कम इस्तेमाल किया जाता हो। चेयर भी हमें नज़र आ रही है और बैक वॉल की अगर हम बात करें, जो पीछे की तरफ दीवार नज़र आ रही है, वहाँ पर बेंच भी पड़ी हुई है और एक टेबल भी पड़ी हुई है। अब ये सारी बातें समझने के बाद और सीन को जहन में एक महफूज करने के बाद अगर हम इस ड्रामा पर बात करें तो आई विल रीड सम डायलॉग्स जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट हैं, बट मोस्टली डायलॉग्स आई विल स्किप। और मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा आपको कि यू शुड रीड दिस ड्रामा बाय योरसेल्फ, ताकि आप इसकी सही अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। तो सीन के बारे में हम बात कर चुके हैं और यहाँ पर अब कहानी जो शुरू हो रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि अ वेटिंग रूम ऑफ द स्मॉल कंट्री रेलवे जंक्शन। रेलवे जंक्शन मींस रेलवे स्टेशन, एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर एक वेटिंग रूम हैगा। अ गैस फायर एट साइड वॉल पर एक गैस फायर हमें नज़र आती है। अ गैस लाइट अबव, गैस लाइट जैसे कि मैंने बताया ऊपर की तरफ है वो। A chair beside the fire, a bench against the back wall and table। और जो बेंच है वो against the back wall, पीछे की तरफ जो दीवार इसमें दिखाई गई है वो उस तरफ पड़ी है और एक टेबल भी वहाँ पर है। अब आगे बताते हैं कि a room is empty, जो कमरा है ये रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम, ये बिल्कुल खाली पड़ा है। एंड एज द गैस फायर इज टर्न लो ऑलमोस्ट डार्कनेस, और इसमें सीन ये भी नज़र आता है कि गैस लाइट चूँकि कॉन्स्टेंटली एक ही लाइट पर नहीं रहती, वो एक ही तरह की उसकी लाइट नहीं रहती, उसमें कभी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। तो ये सिलसिला भी चल रहा है, कभी वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और फिर कभी नॉर्मल हो जाती है। रेन एंड विंड आर ऑडिबल आउटसाइड, जो रेन है, बारिश की आवाज़ है, और बारिश और विंड है वो बाहर की साइड ऑडिबल है। ऑडिबल क्या है? ऑडिबल मीन्स द साउंड विच कैन बी हेयर एंड विच कैन बी लिसन्ड। सो ऑडिबल को आप याद रख सकते हैं ऑडियो से। अब तो फॉर्मेट्स इतने आ गए हैं और सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट, इससे हम बहुत आसानी से इन चीज़ों को याद रख सकते हैं कि फॉर्मेट्स होते हैं वीडियो के भी और ऑडियो के भी। सो ऑडियो से ऑडिबल है वर्ड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ऑडिबल आउटसाइड, मैं यहाँ पर इसकी स्पेलिंग भी लिखना चाहूँगा। ऑडिबल मीन्स विच कैन बी हेयर। इन एक्चुअल ये जिस तरह हम वो कहते हैं ना कंफर्टेबल, इसी तरह ऑडिबल एक सफिक्स है ये भी जो यूज़ किया जाता है इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स में। आगे कहते हैं कि जो विंड और रेन है और ऑडिबल आउटसाइड, इसकी आवाज़ सुनाई देती है और बहुत ज़्यादा काबिल समात है ये। इंक्रीजिंग वैन एवर द डोर इज़ ओपनड, और ये उस वक्त इसकी आवाज़ बढ़ जाती है जो ही दरवाज़ा खुलता है। चूँकि रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम है और उसका दरवाज़ा
खुलना बंद होने का सिलसिला भी चल रहा है। जैसे ही वो खुलता है आप बाहर की आवाज़ अंदर दाखिल होती है और नॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहते हैं कि थोड़ी ही देर के बाद एक वो दरवाज़ा वेटिंग रूम का वो खुलता है। अ लेडी कम्स इन, वो एक खातून अंदर दाखिल होती हैं जिन्होंने एक सूटकेस उठाया हुआ है और जिसके ऊपर एक लेबल भी लगा हुआ है, बंधा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर भी हम जाते हैं तो बिफ़ोर गोइंग टू लाउंज हमारा जो सामान है, लगेज है, वो एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। उसके ऊपर लेबल्स लगा दिए जाते हैं ताकि रिसीव करने में आसानी हो, उस पर हमारे नाम भी लिखे होते हैं। आमतौर पर हम ये काम खुद भी कर लेते हैं कभी, वहाँ तो वो स्टिकर्स वगैरह भी लगाते हैं। सो वो कहते हैं कि वो खातून अंदर दाखिल होती हैं, उन्होंने एक सूटकेस उठाया हुआ है, उस पर एक लेबल भी लगा हुआ है और वो जो खातून है उन्होंने अपने आप को रैप अप किया हुआ है, बहुत हैवी उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। वो क्या है, मतलब उन्होंने विद हैट भी लगाया हुआ है, स्कार्फ भी पहना हुआ है, ग्लव्स भी पहने हुए हैं एंड फर कोट, और एक फ़र कोट भी पहना हुआ है। फ़र कोट वो ऊनी जो एक कोट होता है नरम ऊन का, वो पहना हुआ है इन्होंने। ऑल स्लाइटली वेट फ्रॉम द रेन, और ये सारा का सारा जो है स्लाइटली ज़रा गीला भी हो रहा है रेन की वजह से। अ पॉटर फॉलोज हर एंड टर्न्स द गैस फुल ऑन। अब वो पॉटर जो उनका सामान उठाया हुआ है पीछे, वो उनको फॉलो करते हुए आ रहा है और वो आकर गैस लाइट जो लगी उसको फुल ऑन कर देता है। और उसके बारे में बताते हैं पॉटर के बारे में कि उसका कैप और उसका कोट भी बारिश के कतरात से चमक रहा है। द लेडी पुट्स हर केस डाउन ऑन द बेंच एंड स्टैंड्स हेजिटेंट एट अ लिटिल मीकली। अब वो खातून अपना सामान वहाँ पर रख चुकी है और वो हेजिटेंट होकर और कुछ अजीब अंदाज में वहाँ पर खड़ी हुई है, बड़ी ये क्या लें शर्माते हुए या मासूमाना अंदाज में। पॉटर अब उससे कुछ बातें करता है। वो क्या बातें होती हैं, बस वो ये कहता है कि मैं अभी यहाँ पर फायर जो है मैं यहाँ पर जला देता हूँ, लाइट कर देता हूँ उसको आग, ताकि आप अपने हाथ पाँव यहाँ पर तपा सकें। और फिर वो ये काम करने के लिए अपने घुटनों पर झुकता है और ये करने के बाद वो अपने काम में मशगूल है। तो वो खातून ये कहती हैं कि देयर वाज नो हीट एट ऑल ऑन द रेन। अब तबसरा हो रहा है वो अपने उस सफ़र पर ट्रेन के बारे में। वो कहती हैं कि उस पर तो बिल्कुल भी हीट नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी तपिश नहीं थी, हरारत नहीं थी स्टेशन पर, ट्रेन में। तो पॉटर कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इन गाड़ियों में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं होता है। और अब खातून जो है अपने ग्लव्स भी उतार चुकी हैं और उन्होंने अपने हाथों को फायर की तरफ फैला लिया ताकि वो अपने हाथों को और पाँव को गर्म कर सकें। अब इसी असना में एक शख्स ब्रिस्कली बहुत तेज़ी के साथ अंदर दाखिल होता है रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन की इस वेटिंग रूम में, और उसने एक ट्रेंच कोट पहना हुआ है। ट्रेंच कोट वो जो ओवर कोट होता है, और एक उसने ट्रिल्बा हैट उसने पहना हुआ है, वो जो आपने देखा होगा जासूस जिस तरह का कैप पहनते हैं, वो कैप उसने पहना हुआ है। और दोनों ही बारिश के कतरात की वजह से गीले हैं। और उस शख्स ने भी एक वेरी लार्ज सूटकेस उठाया हुआ है और जिसको वो आते ही अंदर रखता है और फ़ौरन दरवाज़ा वो अपने पीछे बंद करता है और अपना कोट उतारता है और उसको हिलाता है ताकि बारिश के जो कतरात हैं वो गिर जाएं उस पर से। और फिर वो कहता है कि व्हाट अ नाइट, क्या रात है, मैं तो बिल्कुल भीग चुका हूँ स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, ट्रेन से उतर के यहाँ पर आते हुए। अब पॉटर भी यही कहता है कि हाँ मुझे भी बाहर जाना है और मैं भी बिल्कुल गीला हो जाऊँगा, और ये जॉब तो बिल्कुल शैगी डॉग्स को ही सूट करती है। अब मुझे ये काम करना है। बहरहाल आप लोगों के पास 20 मिनट हैं टू गेट ड्राई एंड वार्म, कि आप अपने आप को खुश कर लें और आग से तपा सकें, मतलब हरारत हासिल कर लें। अब वो बाहर चला जाता है उस स्ट्रॉमी नाइट में, इस इवनिंग में, जहाँ पर वो आंधी तूफ़ान का सिलसिला, बाहर निकल जाता है और अपने पीछे वो दरवाज़ा बंद कर जाता है। अब रेलवे स्टेशन की इस वेटिंग रूम में 2 ही कैरेक्टर्स रह जाते हैं, शी एंड ही। इनके नाम ही बताए गए हैं अभी, इसका नाम तो फिर आगे चलकर आ जाएगा कहीं, लेकिन ही के बारे में कुछ और ज़्यादा बताया नहीं गया है। अभी पॉटर के बारे में ये सिलसिला है कि वो कैजुअल विजिट कर लेगा, कभी आकर कुछ बता जाएगा, लेकिन असल कन्वर्सेशन ही और शी के दरमियान ही चलेगी।
अब इस दौरान जो है वो खातून अपने ग्लव्स भी उतार चुकी हैं और हेड और स्कार्फ भी, और अपने हाथ पांव उस आग से गर्म कर रही हैं। आगे बताया जाता है कि हर हेयर इज़ माउस ब्राउन। उनकी जो बाल हैं वो माउस ब्राउन है, जिसके अंदर स्ट्रिक भी नज़र आती हैं ग्रे की, मतलब कुछ ग्रे बाल भी उनमें शामिल है, जिस तरह डाई करवाए होते हैं ख़वातीन ने। एंड नाइसली डन, और वो बहुत अच्छे तरीके से संवरे हुए हैं। और उन्होंने शी इज़ वेयरिंग अ वेडिंग रिंग भी पहनी हुई। इससे पता चलता है कि शी वॉज मैरिड। हर ड्रेस एंड स्पीच डिफाइन हर एज द वाइफ ऑफ अ प्रॉस्पिरियस प्रोफेशनल और बिजनेसमैन। उस खातून के लिबास की और उसकी गुफ्तगू की अगर हम बात करें तो पता चलता है कि वो किसी प्रोफेशनल पर्सन की, जो कि बहुत खुशहाल है, प्रॉस्पिरियस है, उसकी खातून है, या किसी बिजनेसमैन की। इंसान की ज़बान, उसकी गुफ्तगू और उसका लिबास उसके बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो हम भी करैक्टर को, किसी भी शख्स को जब अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक ये गलती कर जाते हैं कि हम सिर्फ उसके ज़ाहिर को देख रहे होते हैं, जो कि सिर्फ 10% होता है, और इन एक्चुअल जो उसकी पर्सनैलिटी है वो 90% उसके अंदर होती है, जो कि बिल्कुल इस तरह छुपी हुई थी जिस तरह आइसबर्ग, जो समंदर की सतह पर तो थोड़ा सा होता है लेकिन नीचे अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा होता है। इंसान की पर्सनैलिटी भी कुछ इसी तरह होती है। सो आगे बताते हैं कि वो जो मैन है, वो शख्स है, द मैन हैज़ टेकन ऑफ हिज कोट, शेकन इट एंड थ्रोन इट डाउन ऑन द ब्रांच विथ हिज हेड। अब उसने भी अपने उस सामान को, जो उसने पहना हुआ था, कोट उसका, और इसके अलावा जो उसने जो हेड पहना हुआ है वो भी झाड़ चुका है, और उसको उसने बेंच पर फेंक दिया है। और एज़ ही डज सो, जैसे ही वो ऐसा करता है, उसकी निगाह खातून के सूटकेस पर लगे हुए उस लेबल पर पड़ जाती है जिस पर उस खातून का नाम लिखा हुआ है। अब ये बात बज़ाहिर हमें बहुत छोटी लगती है कि उसने सिर्फ उसका नाम ही उस पर लिखा हुआ देखा है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस कहानी को समझने के लिए, जो कि इसके सस्पेंस को ज़्यादा हमारे सामने बढ़ा देती है, और इस पर एक क्वेश्चन भी आता है। सो आई विल रिपीट इट एट सूटेबल टाइम। जब इसकी बात आएगी तो मैं आपको ये याद दिलाऊंगा। अब उस शख्स की अगर हम बात करें तो उसके बारे में बताया जाता है कि हिज ड्रेस एंड स्पीच डिफाइंस हिम एज ए स्लाइटली लोअर इन सोशल स्केल। पता चलता है कि अगर उस शख्स की बात करें, उसकी गुफ्तगू और उसके लिबास से पता चलता है कि वो सोशल स्केल में, मतलब मुआशरे में कोई बहुत ज़्यादा अमीर शख्स नहीं है। वो कोई क्लर्क लगता है, एंड अ सुपीरियर आर्टिशन, या तो कोई वो मंजा हुआ कारीगर लगता है। क्लीन शेवन है वो, और फ्लैम्बॉयंट है, मतलब जाज़िब नज़र है, खूबसूरत है वो शख्स। और फॉर अ मूवमेंट और सो आफ्टर द पोर्टर्स डिपार्चर द टू टेक नो नोटिस ऑफ ईच अदर। बहरहाल अब इनके दरमियान ये गुफ्तगू का सिलसिला चलेगा। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, दिस ड्रामा, यू मे आस्क।